हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जो क्लास 12th के सॉल्यूशन चैप्टर से है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श तथा अनादर्श विलयन। कुछ इससे मिलता जुलता कंसेप्ट हमने क्लास 11th में पढ़ा था, वह था आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन की, यानी विलयन की। तो आइडियल एंड नॉन आइडियल विलयन को हम समझने वाले हैं। तो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के लिए राउल्ट लॉ। ठीक है, विलयन के वाष्पदाब के लिए राउल्ट का नियम। तो राउल्ट के नियम से हम स्टार्ट करते हैं और तब हम आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन बहुत इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन यानी किसी सॉल्यूशन का आइडियल होना या फिर नॉन आइडियल होना डिपेंड करता है राउल्ट लॉ पे। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं राउल्ट लॉ के साथ। तो राउल्ट लॉ क्या है? राउल्ट लॉ को हमें समझना है सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के लिए, विलयन के वाष्पदाब के लिए। तो सबसे पहले हमें एक विलयन बनाना होगा, और विलयन बनाने के लिए, सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें दो कंपोनेंट चाहिए, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट, एक विलेय और दूसरा विलायक। तो देखिए, तो एक सॉल्यूट ले लेते हैं। देखिए, हमने एक सॉल्यूट ले लिया क्योंकि हम सॉल्यूशन बनाने वाले हैं और राउल्ट लॉ को समझने वाले हैं। तो हमने एक सॉल्यूट ले लिया। इस सॉल्यूट को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसमें सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं वो है सॉल्यूट ए के, और ये एक लिक्विड सॉल्यूट है, और लिक्विड होने के साथ साथ ये वोलेटाइल है, यानी ये वाष्पशील है। ठीक है, तो हमने एक सॉल्यूट ले लिया है, सॉल्यूट ए। ठीक है, ये वोलेटाइल है, वाष्पशील है। अगर ये वाष्पशील है तो इसका अपना वेपर प्रेशर होगा, बिल्कुल होगा। मान लीजिए इसका वेपर प्रेशर है पी नॉट ए, इसका वेपर प्रेशर है पी नॉट ए। ठीक है, अब हम ले लेते हैं एक सॉल्वेंट, क्योंकि हमें सॉल्यूशन बनाना है। तो हमने एक सॉल्वेंट ले लिया। देखिए, एक हमने ले लिया सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल बी से। तो इसमें सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं वो सॉल्वेंट के हैं, विलायक के हैं। ये है हमारा विलायक बी। ठीक है, और ये हमारा सॉल्वेंट विलायक है, और ये भी वोलेटाइल है, ये भी वोलेटाइल है, यानी ये भी वाष्पशील है, यानी ये भी वेपर बनाता है। अगर ये वेपर बनाता है तो इसका भी अपना वेपर प्रेशर होगा, यानी वाष्पदाब होगा। मान लीजिए इसका वाष्पदाब पी नॉट बी है। ठीक है, सॉल्यूट लिया हमने ए। ठीक है, ये वेपर बनाता है, वाष्प बनाता है, और इसका जो वाष्प है, वेपर है, वो इसके सरफेस पर प्रेशर डालता है, दाब डालता है, जिसको हम इस लिक्विड का, सॉल्यूट का वाष्प दाब कह सकते हैं। तो इसका वाष्प दाब कितना है? पी नॉट ए है। ठीक है, सॉल्वेंट हमने बी लिया। सॉल्वेंट बी का भी वोलेटाइल है, वाष्पशील है। सॉल्वेंट बी भी वेपर बनाएगा, और ये जो वेपर है ये इस सॉल्वेंट के सरफेस पर एक दाब, प्रेशर डालेगा। इस प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। तो इसका वाष्प दाब कितना है? पी नॉट बी है। अब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी विलेय और विलायक को मिक्स करते हैं, क्योंकि हमें सॉल्यूशन बनाना है। तो हमने सॉल्यूट ए और सॉल्वेंट बी को मिक्स कर दिया है। ठीक है, जब हमने मिक्स किया तो सॉल्यूशन बना। सॉल्यूशन में सॉल्यूट ए के पार्टिकल्स भी हैं, सॉल्वेंट बी भी है, ए भी है, बी भी है, ए भी है, और बी भी है। ठीक है, यानी जो सॉल्यूशन बना उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी हैं और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स भी हैं। विलयन में विलेय के कण भी हैं और विलायक के कण भी उपस्थित है। ठीक हो गया। जब सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन बनने के बाद क्या अब जो हमारा सॉल्यूट ए है, यानी कंपोनेंट ए है, क्या इसका वेपर प्रेशर अब भी पी नॉट ए होगा? क्योंकि सॉल्यूट ए का प्योर फॉर्म में तो वेपर प्रेशर पी नॉट ए है। सॉल्यूट ए का प्योर फॉर्म में, जब इसमें कुछ भी मिक्स नहीं किया है, प्योर फॉर्म में इसका वेपर प्रेशर पी नॉट ए है। तो क्या सॉल्यूशन में जाने के बाद भी इसका वेपर प्रेशर पी नॉट ए होगा? नहीं होगा। ठीक है, इसका वेपर प्रेशर चेंज हो जाएगा। अगर चेंज हो जाता है तो फिर हम पी नॉट ए नहीं इसको कंसिडर कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं कितना? पी ए। ठीक है, ऐसे ही जो सॉल्वेंट बी है, विलायक बी है, इसका वेपर प्रेशर भी अब पी नॉट बी नहीं होगा। अब इसका वेपर प्रेशर चेंज हो चुका है। कितना होगा? पी बी। क्योंकि जब भी किसी कंपोनेंट को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं, सॉल्यूशन बनने के बाद उसका वेपर प्रेशर चेंज हो जाता है।
ठीक है। कंपोनेंट बी का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर, शुद्ध अवस्था में इसका वेपर प्रेशर था पी नॉट बी, जबकि सॉल्यूशन बनने के बाद इसका वेपर प्रेशर हो जाएगा पी बी। तो अब राउल्ट लॉ क्या कहता है? राउल्ट लॉ कहता है जब आप दो वोलेटाइल कंपोनेंट लेते हैं और दो के तो कंपोनेंट वोलेटाइल हैं, उनको आप मिक्स करके सॉल्यूशन बनाते हैं, तो सॉल्यूशन बनने के बाद सॉल्यूशन में कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर यानी पी ए, कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर कितना? पी ए, किसके बराबर होगा? कंपोनेंट ए के प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर यानी सॉल्यूट ए का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर कितना है? पी नॉट ए इंटू सॉल्यूट ए का यानी कंपोनेंट ए का इस सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन कितना मान लेते हैं? जीटा ए। तो राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन में कंपोनेंट ए यानी सॉल्यूट ए विलेय ए का जो वेपर प्रेशर होगा, जो वाष्पदाब होगा, पी ए कितना होगा? पी नॉट ए इंटू जीटा ए होगा, जहां पी नॉट ए क्या है? सॉल्यूट ए का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है, और जीटा ए सॉल्यूशन में कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन है, मोल अंश है, या मोल प्रभावी से हम कहते हैं। ठीक है। इसी तरीके से सॉल्यूशन में कंपोनेंट बी यानी सॉल्वेंट बी का वेपर प्रेशर कितना होगा? पी नॉट बी इंटू जीटा बी, जहां पी नॉट बी क्या है? कंपोनेंट बी का यानी सॉल्वेंट बी का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है, शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब है, जबकि जीटा बी क्या है? जीटा बी सॉल्वेंट बी का यानी विलायक वी का विलयन में मोल प्रभाज है, मोल अंश है, मोल फ्रैक्शन है। तो ये है राउल्ट लॉ। ठीक है। तो राउल्ट लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास दो कंपोनेंट हैं और दो के दो वोलेटाइल है, वाष्पशील हैं, दोनों को मिक्स करके आप सॉल्यूशन बनाते हैं, तो सॉल्यूशन बनाने के बाद एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इतना होगा और दूसरे कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इतना होगा। कितना होगा? पहले कंपोनेंट का वेपर प्रेशर उस कंपोनेंट के प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर इनटू उस कंपोनेंट के सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा। तो ये है राउल्ट लॉ। लेकिन अब क्वेश्चन ये है, क्या सभी सॉल्यूशन के लिए ऐसा होता है? क्या सभी सॉल्यूशन के लिए जो पी ए की वैल्यू है वो पी नॉट ए इंटू जीटा ए के इक्वल है? ठीक है। कहने का मतलब है अगर पी ए की वैल्यू 1 है, पी ए की वैल्यू 1 है, तो पी नॉट ए इंटू जीटा ए की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अगर पी वी की वैल्यू 2 है, तो पी नॉट बी इंटू जीटा बी की वैल्यू भी 2 होनी चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो क्या सभी सॉल्यूशन के लिए ये वैल्यू इस वैल्यू के क्या इक्वल होती है? ये है क्वेश्चन। देखिए, सभी सॉल्यूशन के लिए ऐसा नहीं होता है। कुछ सॉल्यूशन के लिए ऐसा हो सकता है कि पी ए की वैल्यू पी नॉट ए इंटू जीटा ए के इक्वल हो जाए, या पी बी की वैल्यू पी नॉट बी इंटू जीटा बी के इक्वल हो जाए। ठीक है। और कुछ सॉल्यूशन ऐसे भी होंगे जिनमें इसकी वैल्यू कुछ और होगी और इसकी वैल्यू कुछ और होगी। ठीक है। अगर इसकी वैल्यू कुछ और है, इसकी वैल्यू कुछ और है, तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहा है। क्योंकि राउल्ट का नियम तो कहता है कि पी ए की वैल्यू पी नॉट ए इंटू जीटा ए की इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब सॉल्यूशन राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, या राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहा है। अगर इक्वल है, ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है, या ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन राउल्ट के नियम को फॉलो कर रहा है। तो राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग, राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं, यानी राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, जिनके लिए इस वैल्यू ये वैल्यू और ये वैल्यू एक दूसरे के इक्वल होती है। ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन, यानी ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं, जिनके लिए पी ए की वैल्यू पी नॉट ए इंटू जीटा ए के इक्वल होती है। ठीक है। ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। और जो राउल्ट के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, यानी राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को, ऐसे विलयन को हम कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो राउल्ट के नियम का पालन करने वाले विलयन कहलाते हैं आदर्श विलयन, और राउल्ट के नियम का पालन नहीं करने वाले विलयन कहलाते हैं अनादर्श विलयन। ठीक हो गया। तो ऐसी ही कहानी आपको क्लास 11th की याद आ रही होगी, जब हमने आइडियल एंड नॉन आइडियल गैस पढ़ा था, क्योंकि वहाँ पर भी आइडियल गैस इक्वेशन था पी बी इक्वल टू एन आर टी। तो हम वहाँ पे कहते थे कि जो
गैस, आइडियल गैस इक्वेशन पी बी इक्वल टू एन आर टी को फॉलो करता है वो आइडियल गैस है, जो नहीं करता है वो आइडियल गैस नहीं है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी जो सॉल्यूशन राउल्ट के लॉ को फॉलो करता है, राउल्ट के नियम का पालन करता है, वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करता है, उसे कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसके अलावा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के कुछ और भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। इसलिए हम सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज। तो इसको मिटा लेते हैं, क्योंकि जो नोट्स हैं उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर या ईमेल सेंड कर दीजिएगा, तो आपको नोट्स पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टडी करने वाले हैं आइडियल सॉल्यूशन की। ये है आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन की पहचान तो हमें पता लग चुकी है, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन कौन होते हैं, तो अभी अभी हम पढ़ चुके हैं। आइडियल सॉल्यूशन हम ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, यानी जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा आइडियल सॉल्यूशन के कुछ और भी प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0 होता है, यानी आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो डेल्टा एच मिक्सिंग की जो वैल्यू है वो 0 है। अब डेल्टा एच मिक्सिंग क्या है, देखिए डेल्टा एच है चेंज इन एंथैल्पी। डेल्टा एच क्या है, चेंज इन एंथैल्पी, यानी एंथैल्पी में परिवर्तन। क्लास 11th चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ चुके हैं पहले। चेंज इन एंथैल्पी, या फिर हम कह सकते हैं चेंज इन हीट एनर्जी, ठीक है। चेंज इन हीट या फिर चेंज इन एंथैल्पी को हम डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि जो आइडियल सॉल्यूशन होता है उसके लिए चेंज इन एंथैल्पी यानी एंथैल्पी में परिवर्तन 0 होता है। अब 0 कैसे होगा, अगर 0 नहीं है तो इसका मतलब आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। 0 होना चाहिए, एंथैल्पी में परिवर्तन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एंथैल्पी चेंज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कहने का मतलब है कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके हम सॉल्यूशन बनाते हैं, तो ये जो पूरी प्रोसीजर है सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके, हमने लिखा भी है यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग। मिक्सिंग का मतलब ये है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाना। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाना एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। और इस केमिकल रिएक्शन के दौरान कहीं पर भी ना तो हीट अब्जॉर्ब होनी है और ना ही हीट इवॉल्व होनी है। यानी अगर आपका सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम मिक्स करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, इस दौरान हमें ना तो हीट देने की जरूरत है ना हमें हीट मिलती है, ठीक है। ना हीट अब्जॉर्ब होती है और ना तो हीट इवॉल्व होती है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जो डेल्टा एच है, चेंज इन एंथैल्पी है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक सॉल्यूट है ए। सॉल्यूट ए में ए के पार्टिकल्स के बीच में क्या है, बंद है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। सॉल्वेंट है बी के पार्टिकल, सॉल्वेंट बी में बी के पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, बंद होगा, ठीक है, केमिकल बॉन्ड होगा। इन दोनों को मैं मिक्स करूंगा तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। ए बी क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक हो गया। अब देखिए ए और बी को मिक्स करके ए बी बनना है, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन ए बी तो तब बनेगा जब यहां से ए के पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्ड है ये बॉन्ड टूटेगा, या बी के पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्ड है ये बॉन्ड टूटेगा। तो ए के पार्टिकल्स अलग अलग हो जाएंगे, बी के पार्टिकल्स अलग अलग हो जाएंगे। तो ए और बी के पार्टिकल्स आपस में जुड़ के ए बी बनाएंगे, यानी सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। तो ए और बी के बीच में क्या हो रहा है, नया बंध बनेगा क्योंकि वो जुड़ रहे हैं, ठीक है। और यहां बंध केमिकल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है। तो सॉल्यूट के केस में केमिकल बॉन्ड टूट रहा है, सॉल्वेंट के केस में केमिकल बॉन्ड टूट रहा है, लेकिन जो सॉल्यूशन बन रहा है वहां पर
बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रोसेस हो रही है, मतलब नए बंध बन रहे हैं। ठीक है, तो जब भी बॉन्ड तोड़ते हैं तो तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एनर्जी लगानी पड़ती है, यानी हमें हीट देनी पड़ेगी, ऊर्जा लगानी पड़ेगी, तोड़ना है। तो मान लीजिए सॉल्यूट ए पार्टिकल्स के बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए मैंने कितनी जूल एनर्जी लगाई, 10 जूल। और सॉल्वेंट बी के पार्टिकल्स के बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए मैंने एनर्जी लगाई 10 जूल। टोटल एनर्जी कितनी लगा दी यहाँ पे, 20 जूल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी हमें लगानी पड़ती है, यानी देनी पड़ती है, जबकि जो नया बंध बनता है ना, जब दो पार्टिकल्स से जुड़ के नया बंध बनाते हैं, उस प्रोसीजर में हमें एनर्जी नहीं देना है, बल्कि इस प्रोसीजर में एनर्जी इवॉल्व होगी, हमें मिलेगी एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी मिलने वाली है, यहाँ पर एनर्जी देनी है तोड़ने के लिए। तो यहाँ कितनी एनर्जी दे दी हमने, टोटल 20 जूल। और यहाँ पर एनर्जी बनने वाली है क्योंकि यहाँ पे नए बंधे बन रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर एनर्जी जो बनी वो कितनी बनी, 20 जूल। ठीक है, यहां पर बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी का यूज हुआ, 20 जूल। यहां पर जो नई एनर्जी बनी कितनी बनी, 20 जूल। ठीक है, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां पर जो एनर्जी बनी है 20 जूल, इसी 20 जूल का यूज इनको तोड़ने में हो जाए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट्स के पार्टिकल्स को तोड़ने में इसी एनर्जी का यूज हो जाए, तो क्या होगा, हमको इस रिएक्शन को एनर्जी देने की आवश्यकता नहीं है, यानी हीट का ऑब्जॉर्बेशन नहीं होगा, हमें एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी क्योंकि यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, जो एनर्जी बनी उसका यूज हो गया, तो फिर एनर्जी भी, हमें भी एनर्जी नहीं मिलेगी, यानी ना तो हीट हमें देनी है, ना हमें हीट मिलेगी, ना एनर्जी देनी है, ना हमें एनर्जी मिलेगी। ठीक है, यानी हीट का ऑब्जॉर्बेशन भी नहीं होगा और हीट इवॉल्व भी नहीं होगी। इसका मतलब चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाँ, इन दोनों में डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो फिर ये 0 नहीं होगा। ठीक है, तो जितनी एनर्जी यहाँ बन रही, इसी एनर्जी का यहीं पे हो जा रहा है, तो हमें ना एनर्जी देनी है, ना ये हमें एनर्जी देगा, ना हीट देगा। तो इसका मतलब चेंज इन एंथैल्पी कितना हो गया, 0 हो गया। तो जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, तो आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग यानी चेंज इन एंथैल्पी कितनी होती है, 0। यानी पूरी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है, इस दौरान ना तो हीट का ऑब्जॉर्बेशन होगा, ना हीट इवॉल्व होगी। ठीक है, इसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी है आइडियल सॉल्यूशन की, देखेगा, डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू 0। आइडियल सॉल्यूशन की एक और प्रॉपर्टी है डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू 0। डेल्टा वी है चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा वी है चेंज इन वॉल्यूम, यानी आयतन में परिवर्तन। मान लीजिए हमने सॉल्यूट लिया, सॉल्यूट का वॉल्यूम है 100 ml, कितना है, 100 ml। और फिर हमने लिया सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वॉल्यूम है 400 ml, कितना है, 400 ml। सॉल्यूट का वॉल्यूम है, आयतन है 100 ml, सॉल्वेंट का वॉल्यूम है 400 ml। दोनों को हम मिक्स करेंगे तो बन जाएगा सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का आयतन कितना होगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा, जल्दी बताइए। बिल्कुल जो आप बोल रहे वही सत्य है। आपने क्या बोला, 500 ml, आपने बोला बिल्कुल सही, क्या 500 ml, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि 100 ml आपके पास अगर सॉल्यूट है, 400 ml आपके पास सॉल्वेंट है, दोनों को मिक्स करेंगे तो टोटल सॉल्यूशन जो बनेगा कितना बनेगा, 500 ml। अगर ऐसा होता है, क्योंकि क्या हुआ कि आपका सॉल्यूट था 100 ml, सॉल्वेंट था 400 ml, यानी यहाँ टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम यहाँ 500 ml है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का टोटल वॉल्यूम कितना है, 500 ml है। और जो आपका सॉल्यूशन बना वो भी कितना बना, 500 ml, यानी जो वॉल्यूम है वॉल्यूम में चेंज हुआ नहीं। अगर ये 600 आ जाता तो इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ गया है, क्योंकि हमने तो 500 ही लिया था, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। 600 ml में सॉल्यूशन मिल रहा है तो इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ गया। अगर 400 मिल जाता तो इसका मतलब भी वॉल्यूम घट गया। लेकिन वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आया, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आया, इसका मतलब आयतन परिवर्तन इक्वल टू 0, यानी डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू 0। मिक्सिंग का मतलब जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाते हैं तो इस प्रक्रिया में आयतन कहीं पर भी
वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता है, इसका मतलब डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू जीरो। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू जीरो होता है, यानी आयतन में परिवर्तन, चेंज इन वॉल्यूम कितनी होगी, हमेशा जीरो होगी। ठीक है, अब डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू जीरो देख लिया हमने, डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ऐसा कौन सा रीजन है कि डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू जीरो हो जाए और डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू जीरो हो जाए? इसके लिए एक रीजन है, थर्ड प्रॉपर्टीज, इसके लिए रीजन है इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब आपके सॉल्यूट के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, और सॉल्यूशन बनने के बाद सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, ये इसकी वजह से ये दो चीजें हमें देखने को मिली। क्या? डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू जीरो और डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू जीरो। होगा क्या? देखिए, मान लीजिए ये सॉल्यूट है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, उतना ही अट्रैक्शन फोर्स आपके सॉल्वेंट के पार्टिकल्स यानी बी के पार्टिकल्स के बीच में भी है, और उतना ही अट्रैक्शन फोर्स आपके सॉल्यूशन में सॉल्यूट सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में भी है। ठीक है, अगर ऐसा है तो आपका सॉल्यूशन आइडियल होगा। आपके सॉल्यूशन के लिए डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू जीरो होगा, आपके सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू जीरो होगा, यानी सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन इक्वल टू सॉल्वेंट सॉल्वेंट पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन इक्वल टू सॉल्यूट सॉल्वेंट पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन, जब वो सॉल्यूशन में होंगे। ठीक है, ऐसा अगर है तो ही आपका सॉल्यूशन क्या होगा? आइडियल होगा। अब डेल्टा वी इक्वल टू जीरो क्यों हुआ? देखिए, सॉल्यूट के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन सेम है, तो जितनी दूर सॉल्यूट सॉल्यूट के पार्टिकल से हैं, उतनी ही दूर सॉल्वेंट सॉल्वेंट के पार्टिकल्स भी हैं, और सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के बीच में भी उतना ही, सॉल्यूशन बनने पर सॉल्यूट सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स उतना ही है, तो यहां पर भी सॉल्यूट सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच की दूरी भी उतनी ही रहेगी, डिस्टेंस उतनी रहेगी, तो जिसकी वजह से वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर यहाँ अट्रैक्शन फोर्स कम है, आकर्षण बल कम है, तो यहाँ पार्टिकल दूर दूर होंगे। अगर यहाँ अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया, यहाँ अट्रैक्शन फोर्स ए बी के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया, तो क्या होगा? कण पास पास आ जाएंगे, पार्टिकल पास पास आ जाएंगे, और ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये 500 ml नहीं, ये 400 300 ml हो जाएगा, और फिर ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आइडियल इसलिए है क्योंकि यहां पर जितना अट्रैक्शन फोर्स है सॉल्यूट के पार्टिकल्स के बीच में और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में उतना अट्रैक्शन फोर्स है, और सॉल्यूशन में सॉल्यूट सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में भी उतना ही अट्रैक्शन फोर्स है, इसीलिए वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, और इसीलिए एंथैल्पी में भी कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स सेम है, और सॉल्यूशन में सॉलिड सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स सेम है। तो यहाँ पर बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी यूज होगी, उतनी ही एनर्जी यहाँ पे बनेगी, क्योंकि बॉन्ड सेम है। ठीक है, इसलिए डेल्टा एच में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये था आइडियल सॉल्यूशन। तो फाइनली हम आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं? तो आइडियल सॉल्यूशन हम ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं जो राउल्ट लॉ को फॉलो करता है, जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, जिनके लिए चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू जीरो होती है, और जिनके लिए चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू जीरो होता है, और जिनमें सॉलिड सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल, विलायक सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला आकर्षण बल, तथा विलयन में सॉलिड सॉल्वेंट विलय विलायक के कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल के बराबर होता है। ठीक हो गया। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आइडियल सॉल्यूशन के, जैसे एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, या फिर क्लोरो इथेन, ब्रोमो इथेन। ठीक है, या एक एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बेंजीन, टालविन, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो इन एग्जाम्पल्स ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन एक सीक्रेट बात यह है, वैसे दुनिया में आइडियल सॉल्यूशन होते ही नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, सर ने इतना कुछ पढ़ाया आइडियल सॉल्यूशन के बारे में और लास्ट में बोल दिया कि दुनिया में कोई आइडियल सॉल्यूशन है ही नहीं। क्या एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बताइए, और आपने लिख दिया, क्योंकि आपने मेरा लेक्चर सुना, आपने लिख दिया सर ने बोला था कि आइडियल सॉल्यूशन तो दुनिया में है नहीं, तो क्या बताएं इसके बारे में। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है,
दरअसल परफेक्ट आइडियल सॉल्यूशन दुनिया में नहीं होते हैं। परफेक्ट का मतलब जिनके लिए राउल्ट लॉ क्या था, राउल्ट लॉ किसी एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है, उस कंपोनेंट के प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर इनटू उस कंपोनेंट का सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। ठीक है, पी ए की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू भी 1 है तो फिर आइडियल सॉल्यूशन होगा। मान लीजिए अगर इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 0.9 है, मेरा कहने का मतलब है कि इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। मैंने कह दिया, मैंने सेक्रेट बात आपको बता दी कि दुनिया में आइडियल सॉल्यूशन होते ही नहीं है। मतलब ऐसी कंडीशन आपको कभी कभी देखने को नहीं मिलेगी कि इसकी वैल्यू 1 होगी और इसकी वैल्यू 1 होगी। हाँ, ऐसी कंडीशन आपको मिलेगी 1 इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू 0.9 आ गई है, तो इसको क्या आइडियल कहते हैं? हाँ बिल्कुल, इसको आइडियल कह दीजिए क्योंकि ये 1 के बहुत करीब है। तो यही मैं कह रहा हूं कि कोई परफेक्टली कोई आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता है, लेकिन अगर नियरली अगर उसकी वैल्यू आइडियल के समथिंग है तो भी उसे आइडियल हम मानते हैं, कहते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? परफेक्ट वैल्यू क्यों नहीं आती है? ये 1 इसकी वैल्यू 1 क्यों नहीं आती है? दरअसल ये है, देखिए हमारे पास एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है। हम कह रहे हैं कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स के इक्वल होना चाहिए आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो सॉल्यूट एक अलग तरीके का केमिकल कंपाउंड है, एक अलग तरीके का रासायनिक पदार्थ है। सॉल्वेंट कोई अलग तरीके का रासायनिक पदार्थ, उसका नेचर अलग है, उसका स्ट्रक्चर अलग होगा। तो कैसे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स सेम हो जाए, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं। स्ट्रक्चर में अलग अलग हो सकते हैं, नंबर ऑफ एटम में अलग अलग हो सकते हैं, तो फिर अट्रैक्शन फोर्स सेम हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इसलिए ये वैल्यू कभी भी एग्जैक्ट नहीं आ सकती, 1 = 1 नहीं आ सकती, 2 = 2 नहीं आ सकती। लेकिन अगर समथिंग नियर भी आ जाए, अगर 1 हम आइडियल वैल्यू इसकी 1 है और 0.9 भी आ जाए तो भी हम ऐसे सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया था मैंने, देखिए एन हेक्सेन और एन हेप्टेन, दोनों में क्या डिफरेंस है? कार्बन का तो डिफरेंस, एक में 6 कार्बन है और दूसरे में 7 कार्बन है। तो कार्बन लगभग, कार्बन की जो संख्या है लगभग लगभग इक्वल है। तो इक्वल होने की वजह से उनके बीच में लगभग जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो लगभग लगभग एक दूसरे के इक्वल, समान होगा, सिमिलर होगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। या फिर क्लोरो इथेन, ब्रोमो इथेन, देखिए क्लोरो और ब्रोमो का ही डिफरेंस है, दोनों इथेन है। ठीक है, और क्लोरो और ब्रोमो एक ही ग्रुप में है, तो साइज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो साइज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो फिर लगभग लगभग उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो लगभग एक दूसरे के सिमिलर हो सकता है, तो आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। टालविन और बेंजीन, देखिए दोनों में बेंजीन रिंग है, बट टालविन में एक एक्स्ट्रा CH3 ग्रुप है, स्ट्रक्चर दोनों का लगभग लगभग सेम है। तो ऐसे में दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगभग लगभग एक दूसरे के इक्वल, समान होगा, सिमिलर होगा। तो ऐसे में हम टालविन और बेंजीन का जो सॉल्यूशन बनेगा उसको आइडियल सॉल्यूशन कह सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू नियरली आइडियल के समथिंग आएगी। ठीक है, और कभी एग्जाम में आइडियल सॉल्यूशन को पहचानने के लिए आता है तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा आप कि जो अगर आपके 2 केमिकल कंपाउंड आपको दिए हैं और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको दिए हैं और आपको आइडियल सॉल्यूशन कौन बनाएगा ऐसे पहचानना है, तो देखिएगा जिसका जिन 2 कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर एक दूसरे के लगभग लगभग समान होगा। ठीक है, और नंबर ऑफ कार्बन से लगभग इक्वल होंगे। ठीक है, और कोई भी ऐसी सिमिलरिटी अगर आपको मिलती है तो आप आसानी से आइडियल सॉल्यूशन को पहचान सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था आइडियल सॉल्यूशन। और अब हम स्टडी करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। तो अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन को समझना मान लें बहुत आसान हो गया है। क्यों? क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन अगर हमें समझ में आ चुके हैं तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हम आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन का अपोजिट कर दें, आइडियल सॉल्यूशन की जो भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी उनको अपोजिट कर दीजिए तो हमारा बन जाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन होते हैं? अनादर सिविलियन कौन होते हैं? जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन तो राउल्ट लॉ को फॉलो करता है, राउल्ट के नियम का पालन करता है, लेकिन ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उनको हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, अनादर सिविलियन कहते हैं। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टीज, आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा H मिक्सिंग इक्वल टू 0 होता है, जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा H मिक्सिंग
नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग चेंज इन एंथैल्पी कितनी थी, जीरो थी, जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए जीरो नहीं होगी। ठीक है, और आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम कितना था, डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू जीरो था, जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए नॉट डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, यहाँ पर सॉलिड सॉल्वेंट सॉल्यूशन में सॉलिड सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन जो अट्रैक्शन फोर्स था वो एक जैसा था, आइडियल सॉल्यूशन में यहाँ पर नहीं होगा। सॉल्यूट के पार्टिकल्स के बीच में अलग तरह का अट्रैक्शन फोर्स है, सॉल्वेंट में अलग होगा, सॉल्यूशन में अलग होगा, तो बन जाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर हो गया। तो फिर जो राउल्ट के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, या फिर हमें इसे ऐसे भी राउल्ट लॉ को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिनके लिए पी ए की वैल्यू, एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर पी नॉट ए इंटू जीटा ए, दूसरे कंपोनेंट का वेपर प्रेशर पी नॉट बी इंटू जीटा बी। ठीक है, तो यानी जिनके लिए पी ए की वैल्यू पी नॉट ए इंटू जीटा ए के बराबर नहीं होगी। ठीक है, जिनके लिए पी वी की वैल्यू पी नॉट बी इंटू जीटा बी के इक्वल नहीं होगी, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और जिनके लिए डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होगी, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होगी, तो फिर क्या, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो लैब में हम जब भी जाते हैं तो जो भी हम सॉल्यूशन बना रहे होते हैं वो सारे हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही होते हैं। प्रैक्टिकल में हम लैब में जो सॉल्यूशन बनाते हैं सारे सॉल्यूशन हमारे लाइफ में सबसे ज़्यादा जो रोल है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, अगर पी ए की वैल्यू पी नॉट इंटू जीटा ए के इक्वल नहीं है तो दो कंडीशन होंगे। अगर पी ए की वैल्यू नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए, ध्यान दीजिएगा, पी ए की वैल्यू नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए अगर पी नॉट ए इंटू जीटा ए के इक्वल नहीं है, तो या तो पी नॉट ए इंटू जीटा ए से ज्यादा होगी या पी नॉट ए इंटू जीटा ए से कम होगी, क्योंकि इक्वल तो नहीं हो सकती ना, इक्वल तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए होता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए या तो पी ए की वैल्यू इससे ज्यादा होगी या पी ए की वैल्यू पी नॉट ए इंटू जीटा ए से कम होगी। दो कंडीशन है, या तो पी ए is greater than P नॉट A इंटू जीटा ए, या फिर P A इज स्मॉलर देन P नॉट A इंटू जीटा ए, यानी P A की वैल्यू या तो ज्यादा होगी P नॉट A इंटू जीटा ए से, या P A की वैल्यू कम होगी P नॉट A इंटू जीटा बी से। उसी तरीके से P B, या तो P B की वैल्यू, क्योंकि जीरो तो हो नहीं सकती, क्योंकि इक्वल तो हो नहीं सकती है, क्योंकि इक्वल तो आइडियल के लिए होता है। ठीक है, तो या तो पी बी की वैल्यू ज़्यादा होगी पी नॉट बी इंटू जीटा बी से, या फिर पी बी की वैल्यू होगी कम पी नॉट बी इंटू जीटा बी से। ठीक है, या तो फिर अगर आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, तो दो कंडीशन है, या तो जीरो से ज़्यादा होगी या जीरो से कम होगी, किसके लिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू या तो जीरो से ज़्यादा है, जीरो से ज़्यादा है तो पॉजिटिव। ठीक है, और जीरो से कम है डेल्टा एच मिक्सिंग तो फिर निगेटिव। ठीक हो गया, या फिर डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू जीरो से ज़्यादा होगी या कम होगी, इक्वल तो हो नहीं सकती। इक्वल किसके लिए होती है, आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल के लिए या तो जीरो के बराबर नहीं होती है, अगर जीरो के बराबर नहीं होती या तो जीरो से कम होगी या ज़्यादा होगी। अगर जीरो से ज़्यादा है तो डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू पॉजिटिव, अगर जीरो से कम है तो डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू नेगेटिव। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है, उनके लिए डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू या तो जीरो से ज़्यादा होगी या कम होगी, दो ही कंडीशन हो सकते हैं। या डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू जीरो से ज़्यादा होगी या कम होगी, या पी ए की वैल्यू पी नॉट इंटू जीटा ए से ज़्यादा होगी या कम होगी, दो कंडीशन है। यानी हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, जिनके लिए डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू जीरो नहीं होता है, जिनके लिए डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू जीरो नहीं होता है। अगर जीरो नहीं है तो या तो जीरो से कम होगा या जीरो से ज़्यादा होगा। तो दो कैटेगरी बन गई, एक ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिनके लिए डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू जीरो से ज़्यादा है, डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू जीरो से ज़्यादा है, पी ए की वैल्यू पी नॉट इंटू जीटा ए से
ज़्यादा है। एक ऐसे सॉल्यूशन भी है नॉन आइडियल जिनमें डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू 0 से कम है, डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू 0 से कम है, पी ए की वैल्यू पी नॉट इंटू जीटा ए से कम है। तो इसका मतलब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, दो वर्गों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ 0 से ज़्यादा यानी पॉजिटिव बढ़ रहा है, पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है। क्या हो रहा है, पॉजिटिव डेविएशन, धनात्मक विचलन। किससे हो रहा है धनात्मक विचलन, किससे ज़्यादा हो रहा है, 0 से ज़्यादा। 0 किसका था, आइडियल, तो 0 से ज़्यादा मतलब जो आइडियल है उससे ज़्यादा, यानी जो आइडियल बिहेवियर है, आइडियल बिहेवियर से पॉजिटिव डेविएशन। तो इधर क्या हो रहा है, आइडियल बिहेवियर से पॉजिटिव डेविएशन यानी आदर्श व्यवहार से धनात्मक विचलन। तो यहाँ कम हो रहा है 0 से, तो यहाँ क्या होगा, ऋणात्मक विचलन, यानी आदर्श व्यवहार से ऋणात्मक विचलन, यानी आइडियल बिहेवियर से निगेटिव डेविएशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरीके के होते हैं, एक वे जो आदर्श व्यवहार से धनात्मक विचलन दिखाते हैं, पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं, और दूसरे जो आइडियल बिहेवियर से, आदर्श व्यवहार से निगेटिव डेविएशन दिखाते हैं और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो हमारी लाइफ में जितने भी सॉल्यूशन हैं सारे के सारे नॉन आइडियल हैं। ठीक हो गया, तो ये आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन को समझने के बाद हम आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन को ग्राफ, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं, ग्राफ के माध्यम से भी इसे समझ सकते हैं। तो देखिए इसे ग्राफ के माध्यम से हम कैसे समझते हैं, तो ग्राफ बना के भी हम आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफ बनाना इसका हम सीखते हैं। एनसीईआरटी के बुक में काफ़ी अच्छे ग्राफ इसके बने हुए हैं। तो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो इसका हम कैसे ग्राफ द्वारा हम कैसे आइडियल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ग्राफ बनाते हैं आइडियल सॉल्यूशन के लिए, आदर्श विलयन के लिए। ठीक है, तो किसी सॉल्यूशन का आइडियल होना या नॉन आइडियल होना किसके आसपास घूम रहा है, राउल्ट लॉ। आइडियल होना नॉन आइडियल होना पूरी तरह से डिपेंड है राउल्ट लॉ पर, कि राउल्ट लॉ को फॉलो करेगा तो आइडियल होगा, नहीं करता है तो नॉन आइडियल होगा। और राउल्ट लॉ क्या है, राउल्ट लॉ कहता है कि किसी एक कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो उस कंपोनेंट के सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको हटा देते हैं कॉस्ट प्रोपोर्शनल को, तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा पी नॉट ए, जो प्योर कंपोनेंट ए का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है, इनटू जीटा ए। यानी राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम ग्राफ बनाते हैं, किसके बीच में, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में। राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग चलते हैं, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ बनाते हैं और फिर समझते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन को। ठीक है, तो सबसे पहले हम आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ बना रहे हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम ये ले लिया हमने एक्स एक्सिस, और ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, और वाई एक्सिस के ठीक, एक्स एक्सिस के ठीक सामने एक डुप्लीकेट एक्सिस बनाते हैं, ये बना लिया हमने। ठीक हो गया, और इधर हम रिप्रेजेंट करते हैं, इधर हम दिखा देते हैं वेपर प्रेशर को, और यहाँ हम दिखा देते हैं मोल फ्रैक्शन को, यानी हिंदी में हम कहते हैं इसे मोल अंश। ये है मोल अंश, मोल फ्रैक्शन, और यह है वेपर प्रेशर जिसको हम हिंदी में कहते हैं वाष्प दाब। तो वाष्प दाब और मोल अंश के बीच में हम आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो चीज़ें हैं। मान लीजिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन जीटा ए, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन जीटा बी। ठीक है, ये हमको पता है। और सॉल्यूट का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर कितना होगा, या सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर कितना होगा, पी ए होगा, और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना होगा, पी बी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जीटा ए यानी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, ठीक है, कितना है, 1 है। ठीक है, और सॉल्वेंट का कितना है, 0, यानी यहाँ पे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स यहाँ प्रेजेंट नहीं है। फिर यहाँ सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0 है
और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना है 1 है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट है जबकि सॉल्यूट यहाँ पे नहीं है, इसीलिए उसका मोल फ्रैक्शन क्या है 0 है, उसके वहाँ पर कोई भी अमाउंट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब देखिए कैसे ग्राफ बनाते हैं हम। सबसे पहले हम सॉल्यूट के लिए चलते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे सॉल्यूट का जो वेपर प्रेशर होगा वो 0 होगा। ठीक है, मोल फ्रैक्शन तो 0 ही, वेपर प्रेशर भी 0 होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सॉल्यूट के लिए चल रहे हम सबसे पहले कंपोनेंट ए के लिए। यहाँ पर कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन 0 है तो वेपर प्रेशर भी 0 होगा। जब वहाँ पे कंपोनेंट ए के पार्टिकल ही नहीं है तो कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर भी नहीं होगा। जब उसके पार्टिकल बढ़ेंगे वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, कंपोनेंट ए के पार्टिकल्स बढ़ते जाएंगे तो उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ते जाएगा, यानी कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो फिर कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। तो जैसे हम यहाँ से यहाँ आ रहे, देखिए आप यहाँ से जब हम यहाँ आ रहे हैं तो इसका मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, यहाँ तो 0 है। जैसे हम यहाँ आ रहे हैं 0 से कितना हो जा रहा है 1 हो जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ आने पर मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है। तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन 0, हम इधर आते हैं तो जैसे हम इधर आएंगे मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, वाष्प दाब भी बढ़ेगा। मोल अंश बढ़ेगा तो वाष्प दाब भी बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। ये देखिए इस तरीके से बढ़ेगा, ये देखिए बढ़ते जा रहा है, मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर भी बढ़ गया। तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन 1 हो गया है और वाष्प दाब यहाँ पे कितना मान लेते हैं, वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा PA। वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा PA। ठीक है, तो यहाँ से जब हम चले, यहाँ पर वेपर प्रेशर 0 था, मोल फ्रैक्शन भी 0 था। मोल फ्रैक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है, वाष्प दाब भी बढ़ेगा। देखिए वाष्प दाब भी बढ़ते जाएगा, मोल फ्रैक्शन भी बढ़ते जाएगा और बढ़ते बढ़ते इसका टोटल यहाँ पे वेपर प्रेशर कितना हो गया है PA हो गया है और मोल फ्रैक्शन कितना हो गया इसका 0 से 1 हो गया है। अब हमने 1-0 या 0-1 ये किस लिए कर रखा है, क्योंकि पहले भी हम क्लास में पढ़ चुके हैं। दरअसल सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन प्लस दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन इक्वल टू होता है 1। अगर इसका मोल फ्रैक्शन 1 है तो फिर ये इस वैल्यू को 1 आना है, तो कब कैसे आएगा 1, जब ये 0 होगा। ठीक है, तो ये 0 होगा तो टोटल मोल फ्रैक्शन का जो ऐड करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि एक्स जीटा ए प्लस जीटा बी इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। ठीक है, अब आ जाइए आप सॉल्वेंट के लिए। सॉल्वेंट के लिए देखिए, सॉल्वेंट यहाँ पर मोल फ्रैक्शन 0 है तो वेपर प्रेशर भी 0 कम होगा। जब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ही नहीं है वेपर प्रेशर भी नहीं होगा। अब देखिए जब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं हम तो फिर इसका मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है। 0 से कितना हो गया, यहाँ तो 0 था, यहाँ कितना हो गया 1 हो गया। तो जब हम यहाँ से चलेंगे ना तो मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा और वेपर प्रेशर भी बढ़ते जाएगा। वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते ये चले गया, ये पॉइंट आ गया यहाँ पे। यहाँ पे कितना है इसका वेपर प्रेशर PB है। ठीक है, तो सॉल्वेंट B का वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, मोल फ्रैक्शन भी बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, मोल फ्रैक्शन भी बढ़ रहा है। कितना हो गया है PB। तो 2 पॉइंट्स हमें मिल गए। तो एक पॉइंट से यह है और एक पॉइंट से यह है। इन दोनों पॉइंट्स को हम जब एक लाइन के द्वारा जब दोनों को मिला देते हैं तो ये वाली जो लाइन है ना, ये लाइन क्या प्रदर्शित करती है, ये सॉल्यूशन के टोटल वेपर प्रेशर को शो करती है। टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा P टोटल इक्वल टू सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर। ये PA किसका है, केवल सॉल्यूट का है। PB किसका है, केवल सॉल्वेंट का है। तो सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा PA प्लस PB। ठीक है, और ये किसके लिए है, जब आप यहां से आगे बढ़ेंगे आप ये देखिए ये वाली लाइन देखिए अब, ये किसके लिए है, सॉल्यूट के लिए है। किसके लिए है, सॉल्यूट के लिए है। तो यहाँ पे लिख दीजिए PA, राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है P0 A इंटू जीटा A, ये सॉल्वेंट के लिए है। तो यहाँ पे लिख दीजिए PB इक्वल टू P0 B इंटू जीटा B, राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग। तो इस पर मैं ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, राउल्ट लॉ को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और वेपर प्रेशर को भी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि इस पर पहले लेक्चर वीडियो बन चुकी है। तो लिंक में जाके आप इसे ज़रूर समझिएगा, तब जाके ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपको क्या मिला, जब आपने मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब और मोल अंश के बीच में आपने ग्राफ प्लॉट किया, तो कैसा ग्राफ आपको मिला, एक सीधी लाइन के रूप में, स्ट्रेट लाइन के रूप में ग्राफ मिला है। तो इसका मतलब आपका सॉल्यूशन आइडियल है, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन के लिए मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बीच में जो ग्राफ प्लॉट होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आपको मिलता है। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए आप इस तरीके से ग्राफ
प्लॉट करोगे। तो अब बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए दो ग्राफ बनेंगे, क्योंकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। एक वो जो आइडियल बिहेवियर से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, एक वो और जो आइडियल बिहेवियर से निगेटिव डेविएशन शो करते हैं। अगर पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, आइडियल बिहेवियर से अगर पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, तो उसके लिए ग्राफ कैसे बनेगा देखिए। तो आइडियल बिहेवियर से अगर वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, तो फिर जो हमारा आइडियल गैस सॉल्यूशन के लिए जो हमारा ग्राफ बना है, ये ग्राफ हमारे काम आ जाएगा, क्योंकि हमने दिखाना किससे है, आइडियल बिहेवियर से पॉजिटिव डेविएशन धनात्मक विचलन, आइडियल बिहेवियर से निगेटिव डेविएशन ऋणात्मक विचलन। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो हमारा स्ट्रेट लाइन वाला जो ग्राफ है, यही ग्राफ, इसी से हम पॉजिटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन को भी समझा सकते हैं। कैसे? क्योंकि जो आइडियल सॉल्यूशन है, इसी को हम एक रेफरेंस की तरह यूज कर सकते हैं फॉर एग्जांपल। लेकिन यहाँ पे हम काम कर लेते हैं कि जो आइडियल बिहेवियर है उसको हम डॉट डॉट से दिखाते हैं, क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइनें हैं ये तो आइडियल बिहेवियर को शो करती हैं, तो क्यों ना हम इनको डॉट डॉट कर दें, क्योंकि हम नॉन आइडियल पढ़ रहे हैं। तो नॉन आइडियल में एक रेफरेंस की तरह ये काम करेगा, तो इसको हम डॉट डॉट से शो कर सकते हैं नॉन आइडियल के केस में। और ये हमारा आइडियल बिहेवियर को शो कर रहा है, जो डॉट डॉट लाइनें हैं ये आइडियल बिहेवियर को शो कर रहा है। इसके बेस पे हम नॉन आइडियल को समझने वाले हैं। सबसे पहले पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, पी ए की वैल्यू ज़्यादा होती है किससे, पी नॉट ए इंटू जीटा ए से। पी बी की वैल्यू ज़्यादा होती है किससे, पी नॉट बी इंटू जीटा बी से। ऐसा हमने पढ़ लिया है। जबकि निगेटिव में इसकी वैल्यू कम होती है, यानी पी ए की वैल्यू पी नॉट ए इंटू जीटा ए से ज़्यादा होगी। ठीक है, अभी तक हम ये किसके लिए है, ए के लिए है। पी ए की वैल्यू ज़्यादा है किससे, पी नॉट ए इंटू जीटा ए से। ठीक है, पी बी की वैल्यू ज़्यादा है किससे, पी नॉट बी इंटू जीटा बी से। ठीक हो गया। अगर पी ए की वैल्यू ज़्यादा है पी नॉट इंटू जीटा ए से, या पी बी की वैल्यू ज़्यादा है पी नॉट इंटू जीटा ए से, तो ऐसे में क्या होगा देखिए। ऐसे में जो वेपर प्रेशर के लिए ग्राफ प्लॉट होगा देखिए, क्योंकि पी बी की वैल्यू ज़्यादा है, पी बी की वैल्यू पी नॉट ए इंटू जीटा बी से ज़्यादा है, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन के लिए राउल्ट जो लॉ है, राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग पी बी की वैल्यू पी नॉट बी इंटू जीटा बी के इक्वल होनी चाहिए। लेकिन पी बी की वैल्यू ज़्यादा है, तो अगर ज़्यादा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यानी आइडियल बिहेवियर से ये पॉजिटिव डेविएशन यानी ज़्यादा इसकी वैल्यू है, इसकी अपेक्षा इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो इसका जो ग्राफ प्लॉट होगा, यानी पॉजिटिव डेविएशन वाले जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, उसके कंपोनेंट बी के लिए वेपर प्रेशर के लिए जो ग्राफ प्लॉट होगा वो आइडियल बिहेवियर से ऊपर होगा, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन है। उसी तरीके से यहाँ पर भी कंपोनेंट ए के लिए भी ये ग्राफ प्लॉट कहाँ होगा, ऊपर होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि अब इससे पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो फिर जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वह वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये जो ग्राफ है वो आइडियल बिहेवियर से ठीक ऊपर से हम प्लॉट करेंगे, क्योंकि ये इससे क्या दिखा रहा है, आइडियल बिहेवियर से क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव डेविएशन को शो कर रहा है। तो इसलिए हम इसका ग्राफ ऊपर से हम प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो ये तो था कौन से नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो क्या करते हैं, आदर्श से व्यवहार से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। और जो ऋणात्मक विचलन दिखाते हैं, जो नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं, उनके लिए हम क्या करेंगे, इनके लिए ठीक उल्टा कर दीजिए आप। ये तो था पॉजिटिव डेविएशन के लिए। निगेटिव डेविएशन वाले के लिए क्या होगा, निगेटिव वाले के लिए पी ए की वैल्यू कम होगी पी नॉट ए इंटू जीटा ए से, पी बी की वैल्यू कम होगी पी नॉट बी इंटू जीटा बी से। तो इसके लिए जो ग्राफ प्लॉट होगा वो आइडियल बिहेवियर के ठीक नीचे से होगा, पॉजिटिव डेविएशन के लिए ऊपर से, नेगेटिव वाले के लिए नीचे से। वैसे ही हम बी के लिए सॉलिड के लिए भी कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, और सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर के लिए ग्राफ प्लॉट होगा वो भी कैसे होगा, ऐसे नीचे से होगा, क्योंकि पी ए की वैल्यू पी टोटल की वैल्यू भी कम हो जाएगी, क्योंकि पी ए की वैल्यू कम हो रही है, पी बी की वैल्यू भी आइडियल बिहेवियर से कम है। तो फिर आइडियल से टोटल जो प्रेशर है पी टोटल, उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो नेगेटिव डेविएशन के लिए आप इस तरह से ग्राफ प्लॉट करिएगा। ठीक है, और इससे संबंधित नोट्स के लिए आप कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना व्हाट्सअप नंबर, अपना ईमेल दीजिए, और इससे रिलेटेड आपको जो नोट्स हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपको
फ्री में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आपने मेरा लेक्चर सुना, थैंक यू। और अगली क्लास में हम मिलते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रिवर्स ऑस्मोसिस के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो अगली लेक्चर वीडियो भी आप लोग जरूर देखेगा। ओके, थैंक यू।